इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, a humanitarian tragedy, social and economic costs of corona pandemics, roadmap of recovery। आपके साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं हमारे अपने जाना पहचाना नाम, our JCF chairman राजीव अरोड़ा। वैसे तो राजीव जी का इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता कि देने की जरूरत है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के नाते, राजीव अरोड़ा, who is known all over Rajasthan as सद्भावना के सिपाही, is founder of only Indian international jewelry brand Amrapali. He started his social political career in way back in 1972, almost 50 years of his political career. At that time, he became General Secretary of College Union. He was founder member of NSUI. Since then, he has served his party and government in different capacities. Loved by everyone in Rajasthan. He was chairman of Rajasthan Tourism Development Corporation and very, very closely associated and friends with Shri Ashok Gehlot and Shri Anandji Sharma since 1974. Almost a union of 50 years. Who can be a better person to talk to him than Mr. Rajiv Arora himself? So over to Rajiv ji. नमस्कार जाजू जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने म्यूट पे कर दें, जो स्पीकर फोन्स है म्यूट पे कर दें। खाली 3 फोन अनम्यूट रहेंगे, जाजू साहब का, मेरा और आनंद जी का। सब लोग म्यूट कर दें। मोहित प्लीज अनम्यूट नहीं करे किसी को भी, सबको म्यूट कर दें जी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमने सभी को म्यूट पे किया हुआ है, प्लीज कोई भी अपने फोन्स को अनम्यूट नहीं करे। हमने सभी को आवाज नहीं जाएगी जब कहेंगे भाई साहब, जब ही खोलेंगे अपन। आगे ना वांटी जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मालूम है कि जब से ये कोरोना का इम्पैक्ट आया है पूरे देश में और दुनिया में, आपकी जो संस्था है जयपुर सिटीजन फोरम, वो जयपुर के अंदर, चाहे वो सवाई मानसिंह अस्पताल हो, चाहे जयपुरी अस्पताल हो, उसमें शानदार समाज सेवा का काम कर रही है। और जिसको सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया है, हमको सर्टिफिकेट दिया गया है कि एक शानदार काम के लिए, उसके लिए मैं पूरी JCF की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और इस लॉकडाउन के पीरियड में इसको कैसे यूजफुल बनाया जाए, हम लोगों ने एक वेबिनार की सीरीज शुरू करी, 5 सीरीज हो चुकी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेता, एक विचारक, एक राइटर आनंद शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मुझे सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं उनके संग पिछले लगभग 50 वर्षों से उनके साथ में मैं काम करता रहा हूँ। वो NSUI के फाउंडर मेंबर रहे, इस देश में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कई बार देश में सांसद रहे, इस देश के विदेश राज्य मंत्री रहे, और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे। और उसके साथ साथ एक लेखक के रूप में उनकी लिखी हुई किताबें रिमेम्बरिंग जवाहरलाल नेहरू, जर्नी ऑफ ए नेशन एंड गांधीयन वे, ये एक ऐसी पढ़ने की चीज़ है, ऐसी किताबें हैं जिनसे आप इस देश के स्वतंत्रता के इतिहास और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मुझे ये गौरव मिला कि आनंद जी ने खुद ने साइन करके किताबें मुझे दी और मैं उनको पढ़ पाया। बट एज ए मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, he started national investment policy. He politicked the opening of many years of FDI, including the defense and civil aviation. India allowed 100% FDI in single brand retail and opened up multi-brand retail to foreign investors. The e-business project was conceptualized and rolled to improve business and investment climate. आपकी ये जो शुरुआत है मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को बढ़ाने की, उसको पूरा देश और दुनिया आज आपको याद करती है। आज हम लोग we are going to ask few questions with आनंद जी, and
जिसका कि Prime Minister also addressed the country today. Finance Minister also rolled out a package. So I think some questions also come with that. So I'm starting with my first question to Anand ji. Social and economic impact of the corona pandemic, is it different in India from America, UK and Europe? Anand ji, welcome. Anand ji. आनंद जी अनम्यूटेड हैं। पा रहा हूँ, बीच में आवाज उठ रही है जी। नहीं रही जी, कनेक्शन की प्रॉब्लम लगती है कोई जी। सारे कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। मैंने तो म्यूट किया नहीं है। आपकी आवाज आ रही है आनंद जी उनको? जी, वेलकम। कैन यू हियर मी? Maybe some technical issue is there, I think so. हाँ, करते हैं, एक मिनट करते हैं, बात करते हैं। I think some technical issue. Wait, please wait for a minute. हाँ जी जाजू जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ अरोड़ा साहब, भाई साहब नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्ते। वेरी गुड। बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं और बहुत लोग जुड़ेंगे। अरे गुड इवनिंग सर। लगती है केला तुम्हारा केला कितनी दूर खेले? गुड इवनिंग अरोड़ा जी, विपिन जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगी। अभी कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, 1 आध मिनट लगेगा। प्लीज अनम्यूट नहीं करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आपको हमने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट नहीं करें प्लीज। ओके सर। ओके ओके। दिल्ली में थोड़ा कनेक्शन पुअर लग रहा है, जहाँ से वो बात कर रहे हैं लोधी साइड से। आ गए, यहाँ से 1-2 मिनट सॉल्व कर लेंगे। आनंद जी आ गए। ओके सर। बना रहे। मेरे को कभी दिक्कत हुई नहीं। चले दिल्ली हो रहा है उस दिन तो हमारा सारा हुआ।
हे प्रभु, उस दिन तो सारा मेरा हुआ था अनइंटरप्टेड। ऑफिस में किया था, ये अभी भी ठीक है। किस पे? आपकी आवाज आ रही है आनंद जी मुझे? आई कैन हियर यू। आनंद जी जी। आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी मुझे? हाँ, बीच में कट गया था, बताएं। हाँ, आप आ रही है। बोल रहे थे तो कट गया। तो शुड वी स्टार्ट? हाँ, यस वी कैन स्टार्ट। हाँ, so my first question is the social and economic impact of the corona pandemic. Is it different in India from America, UK and Europe? Anand ji, can you hear me? Country of I can hear you. Yes. So Can you? we all would like to know, is it different in India आपको from? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। You can continue speaking. फिर जब वीडियो आएगा तब आ जाएगा। I think if Anand Hello, Uncle can you shuts hear his me? video, if Anand Uncle shuts his video, the audio will transmit better on that line. So if the video is shut, then the audio will work better. आनंद जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो बंद करके बोल दें तो सब लोग सुन पाएंगे आपको। थैंक यू। अभी मत बोलना, सब कुछ नहीं।
राजीव राजीव जी, आई थिंक आनंद जी आ गए हैं। आनंद जी, हेलो आनंद जी, आप कैन यू हियर मी? हेलो अब बोल सकते हो कुछ भी। इससे दूर चल। जाजू जी, आपको दिख रहे हैं क्या? मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है। he is in the list of screen but he is not visible, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वो है उसके अंदर, ग्रुप में है। ग्रुप में है ना? उनके वो ट्राई कर रहे हैं फिक्स करने का। आ गए अब दिख भी रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं अब। दिख रहे हैं ना? I can see आनंद जी। एक्चुअली बात कनेक्टिविटी, वहां पे मेरे को लग रहा है कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर है वहां पे। हाँ, हाँ। अपने पहले ट्राई करा था तो सही आ रही थी इनिशियली। एक दफा सभी को एग्जिट करके वापस ज्वाइन करने का बोले मीटिंग। हाँ जी, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन लोग तो कनेक्ट उससे किए फर्क पड़ सही। जाएगा क्योंकि मैंने एक दफा सभी पार्टिसिपेंट को बोला एग्जिट करके वापस ज्वाइन करें। आनंद जी आ गए हैं ऑलरेडी। हेलो आनंद जी, कैन यू हियर मी? आई थिंक वो सबके कैमरे बंद करवा दीजिए आप। हेलो हेलो एक भाई देख पा रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है अभी। आनंद साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? कैन यू हियर मी आनंद जी? आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? हाँ आ रही है अरोड़ा साहब, राजू जी आ रही है। नहीं, मैं आनंद जी से पूछ रहा हूँ। आपकी तो आ रही है आवाज। मैं आनंद शर्मा जी से पूछ रहा हूँ। बात हुई?
आनंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वो कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। वी कांट हियर यू। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? नाम क्या हुआ आता है, मेरा नहीं आ रहा। नहीं फोटो तो देखी थी। आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? कैन यू हियर मी? फोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू हो गया। शुरू हुआ नहीं, शुरू नहीं हुआ। इनके सामने कर दो स्क्रीन से। हाँ, मैं आ रही है। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? आ रही है। हाँ आनंद जी, मेरे ख्याल से वीडियो बंद करके आपको आवाज अच्छी आएगी। ऑडियो चालू कर दीजिए। गौतम बोल, ऑडियो चालू कर दे। खाली ऑडियो चालू करिए। आपका वीडियो क्लियर आ रहा है, आप बोलने की कोशिश करिए।
हेलो आनंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन आई अनम्यूट? मुझे अनम्यूट कर दिया गया वहां। जी अब आ रही है, आवाज आ रही है, अब बोलिए, आपकी There is आवाज आ रही है। something going wrong there. No, now we can hear you. आपका कनेक्शन वीक है. Now we can hear you little bit. Yeah, if you आप close the बताएं video. आप क्या कह रहे थे? क्योंकि जी मैं कह रहा था कि आपकी अब आवाज आ रही है बीच No, बीच I में. don't think so. That's the problem. अच्छा, no, we can hear you. फिर काट We दिया। can hear you. I don't think there is problem on my end. I don't think so. Because my ये weak Wi-Fi connection is very strong. नहीं, It is हमारा very कनेक्शन strong सही है. connection. अच्छा, आप अब बात शुरू करें अपन, आप सुन सकते हैं? हम लोग तो बिल्कुल सही है, हम सबकी आवाज सही आ रही है, सबको एक दूसरे की. अब आपने किस पे लगाया? जी बताएं। जी Start, अब हाँ, मैं बताएं। पूछ रहा था आपसे. हाँ जी, आपका वेलकम है, स्वागत है. शुरू करते हैं वापस कि जो पेंडेमिक है आगे कोरोना चले। का, शुरू करें. आपका वीडियो रुक गया वापस. जी सर, शुरू करें सर। जी खाली ऑडियो पे आ जाएं. अब आ रही है आवाज आपको? कैन यू हियर मी आनंद जी? जी हाँ जी, हम पूछ जी रहे थे, रवि। इसको वीडियो को बंद रखते हैं थोड़ी देर, ऑडियो पे बात कर लेते मैं हैं. सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, हम तो सब पूछ रहे थे कि ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, इसका क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एंड इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूएस एंड यूरोप, बात करूंगा फोटो को जो इंडिया में हुआ है? कदे कदे वीडियो में बात रियल में स्पीकर। आनंद जी आप जवाब दे सकते हैं, ऑडियो पे जवाब दे दीजिए. भाई आपको नहीं आ रही है आवाज? हमको आ रही है. आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज, आप बोलिए. हम पूछ रहे हैं कि जो ये कोरोना का जो इम्पैक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ है, ये इंडिया का क्या डिफरेंट है यूएसए से, यूरोप से, यूके से? सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कुछ फर्क रहेगा जी, क्योंकि इंडिया इज मच बेटर कंट्री, वेरी डाइवर्स, spread over 30 odd states. जी हाँ, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है, इससे जो अभी सरकार ने बात करी है हमसे, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि उस विषय में बात करेंगे, तो लोगों का ये सोचना है कि ये भी खाली एक जुमला है क्या, जैसे पहले 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, या बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 1.3 बिलियन जी, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी अभी तक. हेलो 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 बात नहीं आती. आपका करें उससे बात कर दी. आवाज नहीं
नहीं वाईफाई सिस्टम में गड़बड़ है ना, फिर क्या दिक्कत क्या है? आनंद जी मैं आपको फोन पे ले रहा हूँ, आप फोन पे से मुझे जवाब दीजिए, कृष्ण का मैं लगाता हूँ, सब सुन लेंगे। चलिए क्या लगते हैं ये तो ये हाँ हाँ दीजिए। हेलो जी हाँ हाँ मैं आनंद जी को फोन पे ले रहा हूँ, अपने फोन पे बात करते हैं, क्या बात आएगी। आनंद जी पूछ रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है कोरोना का, वो इंडिया, यूके और यूरोप से फर्क है क्या आपके हिसाब से, या सेम है? इकोनॉमी की बात है वो तो हर देश की छुट्टी है, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, बात नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आ रही है आवाज, आप बोलिए, आवाज आ रही है। के साथ कि इन देशों को भी नुकसान हुआ है, लॉकडाउन है, फैक्ट्री बंद है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री की प्रोडक्शन यहाँ खरीद है, बाजार बंद है, तो नुकसान तो उस दृष्टिकोण से अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान और सब जगह से जी सबसे बड़ा जो फर्क है भारत और इन देशों के बीच में कि एक तो हमारी आबादी बहुत है, 135 करोड़ का देश जी हमारी इकोनॉमी लगभग 100 करोड़ की है। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है। उसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास इतने साधन नहीं है जिस तरह अमेरिका ने दिया है। उन्होंने आपको आ रही आवाज, बाकी किसी को भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आपका जूम बंद कर दीजिए आनंद जी, आप खाली मेरे फोन पे बात करें, इससे जवाब मिल जाएगा। हाँ जूम बंद कर दीजिए। जी बंद किया है। हाँ अब आवाज, हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ हमको भी आ रही है आपकी आवाज। अब उसको मैं जूम पे लगा दिया मैंने फोन पे। आप लोगों को आवाज आ रही है आनंद जी की? हाँ जी बोलिए बोलिए आप। आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। आ रही है पूरी आ रही है। जब आवाज आएगी बोलिए। हाँ वाह बोलिए आप। आ रही है आवाज आ रही है। चुपचाप रहकर तमीज से बोला कर। हेलो, हाँ आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जूम बंद कर दो आप, फोन पे लेते हैं, मैंने लगा रखा है जूम, आपका फोन पे ले रहा हूँ मैं। हाँ जी मैं, हाँ जूम बंद करते हैं, फोन पे आप बोलते हैं, आप बोलते रहिए। आप बता रहे थे कि क्या फर्क है इंडिया में, अमेरिका में, यूके में और यूरोप में। हाँ आप जूम बंद कर दो गौतम, खाली फोन पे ले रहे हैं इंटरव्यू, बाकी सब लोग जूम के ऊपर है, वो सुन लेंगे मेरे फोन से। जी मेरे फोन से सब सुन लेंगे जी। जी उसमें अगर हम देखें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है जी, comparatively we have far less resources to intervene as a country. जी हाँ। Our GDP is nearly $3 billion. Various students have been able to inject $2.2 trillion. जी
Germany has been able to give more than 400 billion euros, it's close to 50 lakh crores. जी The population is 8.5 crores. जी In case of England, जी if you look at the exchange rate, they are similar. जी हाँ Would be close to 40 lakh crores. जी In case of India, the first stimulus which we gave was less than 1%, 0.8%. Yesterday evening was the Prime Minister and he gave a press conference. जी काय को जो 20 लाख करोड़ है वो नहीं बनता, जी हाँ ना ही वो हमारी जीडीपी का 10% बनता। सही बात है एक चीज को समझना जरूरी है, लिक्विडिटी मेजर या आरबीआई अपने रिपो रेट कम करे, लेंडिंग रेट बैंक्स कम करे, कोई गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीज आए, कोई एनबीएफसी को पैसा हो तो इंडस्ट्री को कर्जा लेने के लिए पैसा दे दो, जी हाँ तो वो फिजिकल स्टिमुलस नहीं माना जा सकता। जी तो बहुत बड़ा फर्क है हमारे और जहाँ सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एक एस्पेक्ट है। जी दूसरा जो जरूरी है जी समझना सबके लिए जी कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है जी हाँ उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी जो टोटल लेबर फोर्स है भारत में जी वो लगभग 48 करोड़ है जी हाँ जी उसमें से 25 करोड़ तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जी और कैजुअल लेबर होगी 11 करोड़ और 12 करोड़ के आसपास लोग जो है वेजेस सैलरीज पे जी तो टोटल जो हमारा वर्कफोर्स है जी उसका 85 से 90% वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जी हाँ तो ये सबसे बड़ी चुनौती भारत की। दूसरा लगभग 14 करोड़ लोग जो है तो मूविंग लेबर, माइग्रेंट लेबर है, तो डिफरेंट सेक्टर में काम करती, फैक्ट्रीज में काम करती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती। जी तो हमारे यहाँ पे जो सोशल इम्पैक्ट है, हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत कमजोर है बनिस्पत देश। जी हाँ Whether it is the public healthcare system, जी the food security system, compared to America, even people can drive in their cars and get their food ration. जी It is properly packed and put them in their party. जी Here we do not have any system. जी हाँ We can cover the urban poor, जो शहरों में रहते हैं, जी प्रवासी भारतीय हैं, जी और उनको सबसे बड़ी चूक हमारे देश को के सामने और दुनिया के सामने देखने को मिलता है, जो वापस घर लौटना चाहते हैं क्योंकि उनका राशन कार्ड पे उनको यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ नेशनल सिक्योरिटी की एक्ट के तहत उनको वो पैसा मिल सकता हो, जी तो राशन मिल सकता हो। जी लगी अगर जो हम दे रहे हैं 5 किलो जो राशन है, क्या चावल है या आटा है, जी बहुत कम लागत आती है, लगभग 175 रुपया एक महीने का, तो 2000 रुपया वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि शहरों में उनको तो नहीं मिल पाता। जी हाँ सही बात लॉकडाउन जब से हुआ है बच्चे कैसे किया गया इंडस्ट्री को, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर वापस जा रहा है कहाँ वेजेस मिल रहे हैं। जी हाँ तीसरी बात हमारे यहाँ जो बैंक में जो ट्रांसफर की बात है, जी प्रयास हो रहा है, ये नहीं कहता नहीं करता, फिर ये लोग कहाँ के इनके पास स्मार्टफोन हैं, कहाँ ये किस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। और साथ में जो हमारी महिलाओं को दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, अभी जो पहला दिया गया तो 500-500 रुपया महीना पैसा, वो अगर आप उसको देखें तो $7 बनता है, 500 रुपया एक महीने का। हालांकि यूएन में जो पॉवर्टी रेट है, जो मिनिमम
तब है तो $2.5 एक दिन का देना होता है। तो हमारे यहाँ बहुत फर्क है इन देशों के दृष्टिकोण में सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। एक इसके साथ जुड़ी हुई बात है एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स। हमारे काफी बरस से, आज की बात नहीं कहता, हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर हुआ है। जहाँ पे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे लोगों की जान होती है, लोगों को दवाई मिलती है, मुफ्त में दवाई मिलती है गरीबों को, और किसी तरह की परेशानी नहीं आती। अब हम एक दूसरे मॉडल की तरफ चले गए हैं जो इंश्योरेंस पर है, बीमा पर आधारित है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर है लिंक्ड। अब कहाँ गरीब का कहाँ वो बीमा पाएगा? कोविड में जो लोग जा रहे हैं वो अस्पताल में पहले पैसा जमा कराएगा, बीमा की राशि लाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो 80% हमारे देश में जो आईसीयू के बेड्स हैं इसमें 80% लगभग वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए हैं। और वही वेंटिलेटर्स जिनकी जरूरत है पेंडेमिक में, इसमें कोरोना में, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास लगभग 80% है। तो सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है। पर जब ये महामारी आई है, संक्रमण आया है, तो अधिकांश लोग 90% बीमार लोग सरकारी अस्पतालों पर आधारित हैं, उसी पर निर्भर हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में not even 10% of the corona patients have been taken out of COVID patients. तो ये एक तीसरा पहलू है कि हमारे और देश में और दूसरे देशों में इसका फर्क है। अगर आप सरकारी अस्पतालों की बात देखें, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की, ब्रिटेन में NHS है, नेशनल हेल्थ सिस्टम। हम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बीमार हुए, उनको आईसीयू तक ले जाना पड़ा, पर वो NHS के हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं थे। तो जब तक हमको इससे एक, मैं कहूँगा, लेसन लेना पड़ेगा देश को, केंद्र को भी और राज्यों को भी, कि हमको रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, और ये देखा जाए कि वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर वो सुविधा हो, डॉक्टर्स को भी, चाहे वो इस समय जो सामने आई है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE गियर, उसकी बहुत कमी रही हमारे यहाँ, दुनिया में भी है, पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी रही। उसके साथ साथ जो बाकी व्यवस्था है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भविष्य के लिए। हमको शायद ये एक अवसर मिला है अपने आप को तैयार करने का कि कोई भी ऐसी चुनौती आए तो हमारे पास एक ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जो कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। तो मैं इसको क्वालिफाई करना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स बावजूद इन कमियों के बड़ी बहादुरी से अपने एक मानवता के प्रति कर्तव्य को निभा रहे हैं। उसमें उनको भी क्षति भी पहुंची है, कई लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है, पर उन्होंने धैर्य के साथ, साहस के साथ अपना काम जारी रखा है। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको हमको समझना जरूरी है। वहाँ बड़ी इकोनॉमीज में 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, वहाँ 14-15 करोड़ माइग्रेंट लेबर नहीं, वहाँ सोशल सिक्योरिटी नेट पुख्ता है, हमारे यहाँ अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इसलिए प्रयास हो रहा है, पर आगे के लिए उसके ढंग से हम सुचारू रूप से करते हैं, ये चुनौती बनी रहेगी। So sir, what should be the roadmap for reviving the jobs and economy in the country? आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है, जो अभी उन्होंने घोषणाएं की हैं, पर एक तो अभी फेज्ड
लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन होगा, फैक्ट्रीज खुलेंगी, उसमें चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इस संक्रमण से पहले, लॉकडाउन से पहले भी हमारी अनयूटिलाइज्ड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, जो क्षमता है उद्योगों में, वो कम से कम 40% का उपयोग नहीं हो रहा था, मांग नहीं थी, बार टूटे हुए थे। और अब उत्पादन दोबारा होगा तो उस लेवल पे नहीं होगा, तो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी 60% भी हो सकती है, जिससे ले ऑफ्स होंगे क्योंकि उतनी लेबर काम नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, कंजम्पशन और डिमांड। उत्पादन तब होता है जब मांग भी होती है बाजार में और कंजम्पशन भी होता है। तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, गरीब लोगों के हाथ में, गांव में और बड़े पैमाने पर जो मजदूर लौट रहे हैं, गांव में ये क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। मनरेगा का इनको ध्यान रखना चाहिए। वही एक ऐसा, अभी तक एक ऐसी व्यवस्था है जहां मनरेगा के कार्ड और मनरेगा के अकाउंट वो बिल्कुल सही माने में ठीक पाए जाते हैं। तो कम से कम 150 दिन का काम वहां गरीबों को दिया जाए, गांव में लोगों को दिया जाए, और एक पूरे देश में एक ही डेली वेज उनको दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको कम से कम 400 रुपया दिन का किया जाए। तो उससे एक मांग बढ़ेगी, जो कंज्यूमर गुड्स की मांग बढ़ेगी, जिससे फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू होगा। उसके साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, सरकार ने आज कुछ घोषणाएं की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर्याप्त नहीं, दे आर नॉट इनफ, क्योंकि जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो क्रेडिट गारंटी की भी बात की गई, उसमें भी जो कंडीशंस लग रही हैं कि जिनका टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग वो 25 और 100 करोड़ की जो बात हो रही है, तो उससे छोटे लोग छूट जाएंगे, जो छोटा उद्योग है। मैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करता हूँ, नई स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करता हूँ, उन तक लाभ पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा वर्कफोर्स वहां पर भी है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 50% हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम उन पर निर्भर करते हैं, उनको फाइनेंस देना जरूरी होगा एट 0 इंटरेस्ट। वो अभी तक देखिए, मैंने जैसा कहा, लिक्विडिटी मेजर्स हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, स्टिमुलस नहीं है। जिस तरह से बाहर दूसरे देशों में पे चेक प्रोटेक्शन है, अमेरिका में, या इनकम सपोर्ट है कि फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को पैसा दिया जाए कि जो कर्मचारी हैं उनको उनका वेजेस जो हैं बैंक में जाएं और उनको कंपनसेट किया जाए। हमारे यहाँ पे अभी तो नहीं हुआ, शायद क्षमता नहीं है, पर अगर वेजेस का सपोर्ट नहीं दे सकते तो जो बंद कारखाने हैं, चाहे वो छोटा उद्योगपति है, निजी व्यवसाय है, वो उनको केवल आदेश देना कि वो वेजेस पे करें। जब कोई कारोबार बंद पड़ा है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, कोई ना सामान बन रहा है, ना उसका बिक्री हो रही है, तो वो न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए उनको फाइनेंस देना चाहिए, and I would say at 0 interest. It's not a question of delayed payments or moratorium. The interest should be 0% for the MSMEs in this period of crisis. Then that would help. और जो बड़ा उद्योग भी है, उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की जरूरत है। उसको तो हम कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट गारंटीड क्रेडिट इंटरेस्ट सबवेंशन पे, जिसे अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्रेडिट एक्सेसिबल होना एक अलग बात है, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। वो सपोर्ट के ये जो मेजर्स हैं, उसका हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो इसका पूरा हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे। अभी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वित्त मंत्री की और होनी है, उसमें देखते हैं। पर अभी जो कहा गया है 20 लाख करोड़, उसमें से काफी तो लिक्विडिटी मेजर्स में लगभग 9-9.5 लाख करोड़ तो पहले आरबीआई
कर चुका है, तो रिपो रेट कम करके, रिवर्स रिपो रेट को चेंज करके, लेंडिंग रेट्स को बैंकों ने किया, बीपी जो है बेसिस पॉइंट्स वो उसको कम किया, सेविंग डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम किया, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसको मैं स्टिमुलस या सपोर्ट नहीं मान सकता। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे एक साल के लिए फिस्कल डेफिसिट को अबेयंस में रख के, they should not worry at this stage about fiscal deficit or about inflation, because naturally if there is more liquidity there will be inflation. गवर्नमेंट को इस समय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो कदम आवश्यक हैं वो निर्णय लेना पड़ेगा। सही बात। उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने जैसे घोषणा की है कि इन्होंने तकरीबन 50% अपना जो लोन है, बोरोइंग है, उसको बढ़ा दिया है। 4 करोड़ 20 लाख बढ़ाया है, नहीं 4.2, so that they have increased, so that's a huge percentage increase which they have gone in for borrowing. Now if they are going to go in for that borrowing, they should also monetize the deficit and give income support, wage support, and interest subvention. That may help in at least a U-shaped recovery. V-shaped recovery may not be possible. V-shaped recovery is that you fall very sharply and you rise very sharply, which happened in case of India and China during the 2008-9 financial and economic crisis. We rebounded very quickly. This time it appears unlikely because the economy is contracting. हमारी जीडीपी शून्य के आसपास रह जाए, शून्य से ऊपर रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है, पर अभी चुनौती है उसमें। सही कह रहे। तो आपने अभी बात करी इंडिया चाइना की, तो अभी क्वेश्चन आया है मेरे पास अतुल कपूर जी का। तो बोल रहे हैं कि डू वी रियली हैव द कैपिटलाइजेशन, लेबर लॉस एंड एक्सपर्टीज needed to become an alternate to manufacturing base to China, and why haven't we been able to do it so far, and what makes us believe that the hindrances have been removed? तो ये चाइना की क्या इसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जो मौका मिला है अभी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कोई ताकत दे सकते हैं अभी? देखिए, इस वक्त कैपिटल की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगी। We are living in an abnormal situation. It's an extraordinary crisis, unprecedented. तो उसमें ये उम्मीद करना कि ग्लोबल कैपिटल इजीली शिफ्ट करेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा और नए उद्योग एक जगह से हट के दूसरी जगह लगेंगे। इस पेंडेमिक के पीरियड में वो कुछ लोग कह रहे हैं इस बात को, मैं उसको असंभव नहीं स्वीकार कर सकता। भारत को एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, सिर्फ वो लेबर लॉज नहीं, लेबर के साथ भी न्याय आवश्यक है। चाइना में लेबर की कॉस्ट काफी है, तो चाइना सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है दुनिया की। तो ये हमको देखना होगा कि चाइना से भी अगर कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट होती है, खासतौर पे जापान का भारत में हमेशा काफी हमारी डेवलपमेंट में योगदान रहा है, वहाँ के कुछ बड़े उद्योग यहाँ आए, तो वो अभी ओवरनाइट नहीं होगा, रातों रात, उसमें बहुत समय लगेगा। तो इसमें भी कंपटीशन है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो ये सिंगापुर है। तो ये एक नहीं कि सिर्फ भारत की तरफ ही ये लोग जाएंगे और वहाँ जहाँ हैं वहाँ पूरी तरह से वहां से हट जाएंगे, ऐसा शायद संभव ना हो। हमको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ जो हमारा अप्रूवल सिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, उसमें अभी भी कई अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं भारत के अंदर। और इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी होता है ट्रांजैक्शन। आप लोग जो इंडस्ट्री में हैं, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करें, तभी इन्वेस्टर भारत में आएगा। जब उसको पता लगेगा कि जो भारत में हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा।
और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फास्ट मूवमेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो सपोर्ट सिस्टम दैट आर रिक्वायर्ड, उसके लिए काफी काम हुआ है पिछले कई वर्षों में। अभी काफी काम और करना जरूरी है। हमने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई थी जो हमारी सरकार के समय थी, मैं मंत्री था, यूपीए सरकार थी, जिसके तहत हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, जिसका आपने जिक्र किया था शुरू में, वो बनाने का निर्णय किया था। उसमें कई चीजों का सरलीकरण किया गया, फास्ट अप्रूवल्स की गई और उनको डेवलप करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप और सरकार की, शासन की और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप। तो एसयूवीज के माध्यम से उनको सबका मैनेजमेंट था, अप्रूवल्स थे। इस एसयूवी में इंडस्ट्री पूरी तरह से इन्वेस्टर भागीदार थे और उसके जो सीईओ थे वो उद्योग जगत से भी हो सकते थे, सरकार से भी हो सकते थे और पावर्स उसमें डेलीगेटेड और वेस्टेड थी। और वो 18 देश में नोटिफाई हुए थे। राजस्थान में आपके यहाँ 2 बड़े नोटिफाई हुए थे, एक तो ये निमराना खुशखेड़ा भिवाड़ी का था और एक पारी मारवाड़ रीजन का था जो काफी बड़ा था। पारी मारवाड़ वाला काफी बड़ा जो नोटिफाई हुआ। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, उनको पास थ्रू बेनिफिट्स के, ग्रीन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया गया था, बढ़ावा था और लेबर के इशू भी उसमें एड्रेस थे कि अगर कोई फैक्ट्री क्लोजर होती है उनकी डिप्लॉयमेंट एंड इंश्योरेंस लिंक्ड टोटल कवर्स थे, जिससे इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा अट्रैक्टिव इकोसिस्टम देने का प्रस्तावना थी जिससे काफी फर्क पड़ा और लोग आए भारत की तरफ। हमको उसको और मजबूत करना चाहिए, मैं सोचता हूँ, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में। एक तो वो आश्वस्त होंगे कि उनको कोई ऐसी जो रेड टेप हमारे यहाँ है वो और हैरेसमेंट उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे व्यवसाय करके, फैक्ट्री लगा के पूरा समर्थन उनको रहेगा राज्यों की सरकारों का और केंद्र की सरकार का, ताकि उनको बनाया हुआ यहाँ पे जो प्रोड्यूस है तो दुनिया के बाजारों तक पहुंच सके। बिल्कुल सही कहा। ये कभी क्वेश्चन आया है मेरे पास तरण अरोड़ा का, ये पूछ रहे हैं कि इन दिस मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस Reliance has managed to get 55,000 crore investment from Facebook and Vista Equity. Will this power of database influence politics and economics of our country? People are surprised that Reliance got such a good investment recently, and now they will have a lot of data because of Facebook and Jio with them. So Indian citizens are really worried that they want to know whether this will impact on some kind of political or economic impact. No, I don't see any political impact yet. In the times of crisis, I think one has to appreciate and recognize the sound business policy of the Reliance of the Jio Group, or the trust that investors have. Investment decisions are based purely on trust and opportunity. They are not based on anything else. So those investors who have come and invested in Jio, perhaps they see opportunity there and they see confidence. And that sends a message that India still remains, irrespective of the fact that it is, in this case, it was Reliance, an opportunity for global investors. So it's not only the investment which has gone there, but also the country to which the investment has been attracted. When it comes to data, whether the data is with the government or with the private sector or with the public sector companies, data is the, I will say, the new oil or the new gold. Earlier time, when we look at the evolution of the economies and second or the third industrial revolution, oil mattered. Oil still matters, but now the oil has gone down. But today, data has come to the fore. And to have that power,
gives lot of boost to the economy. जी सर. So surely in this case to the company, but also other companies also have data, and this would be a competition which, as long as it is healthy, where data privacy is totally protected, and any new app, whether it's from the government or the private sector, is very, very important. It's backed by a law. Like now the government is coming, earlier we have Aadhaar, now this Arogya Setu. Wherever data is involved, that should be backed by a very firm law. जी, सही कह रहे हैं. ये हमारे पास उदयपुर से विनोद पानेरी जी है, उनका क्वेश्चन आया है कि अभी टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, और अभी जो सरकार ने जो पैकेज दिया है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कोई विशेष पैकेज अलग से नहीं मिला है. मेरे ख्याल से इनको पैकेज की बड़ी आवश्यकता है. आगे कैसे इसको रिवाइव करें, और आप कैसे सोचते हैं क्या फ्यूचर रहने वाला है? व्हाट आर द ऑप्शंस दे कैन ऑप्ट? बड़ा लोगों की मायूसी है. राजस्थान क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्टेट रही है, और आप राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया में राजस्थान को लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है. जी देखिए, राजस्थान का मैं समझ सकता हूँ. टूरिज्म के क्षति से बहुत ज्यादा नुकसान, वो प्रभाव पड़ेगा भारत में भी और पूरी दुनिया में. जब हवाई अड्डे, हवाई जहाज बंद हो जाएं, रेलगाड़ियां बंद हो जाएं, होटल और भोजनालय, रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, तो इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है. और जैसे देश और दुनिया खुलेगी, there will be a new normal. We cannot return to the old normal, that people will just go to the restaurants or easily go to the hotels or startups. There would be new SOPs, new norms, even for traveling, even for going to the restaurants, even for staying in the hotel. Things have to change. So this sector as such, hospitality sector, tourism sector, has taken a body blow. There are large number of people who are employed. कोई बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, उसको क्षति की पूर्ति मैं कहूँगा बरसों लगेंगे अभी. पर ये कैलिब्रेटेड ओपनिंग इसमें होनी चाहिए, और नए प्रोटोकॉल जिस तरह से हो, जिनका पालन किया जाए, जिससे लोगों को ये विश्वास हो कि अगर हम जाएंगे तो इस संक्रमण से, हम इससे पेंडेमिक से हमारा नुकसान नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे. वो वातावरण एक उस तरह का बन भी रहा है, मानसिकता भी लोगों की बन रही है कि कैसे हाइजीन की तरफ, सैनिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो होगा. पर जो मैं सोचता हूँ कि एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल तो शुरू हो रहा है, एयर ट्रैवल इसमें समय लगेगा, और पर्यटन को भी पुनर्जीवित करने के लिए समय लगेगा. 2020 का साल तो अभी बहुत ही चुनौती वाला है. इसमें सरकार को चाहिए कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, टूरिज्म सेक्टर है, उनको भी वो सपोर्ट करे. इस MSME को सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट देना जरूरी है. इनके भी जो NPAs हैं उस पे मॉरिटोरियम होना चाहिए, कम से कम 1 बरस का. इनको भी जो एंटरप्राइजेस है उनको उसी कैटेगरी में लेकर, जिस पर इन्वेस्टमेंट पर आधारित हो, उसी तरह से इनको थोड़ा इनकम और वेज सपोर्ट दी जानी चाहिए. और पुराने कर्जे जिसकी वो रिकवरी है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, अभी 3 महीने के लिए रोक रही थी, तो 6 महीने के लिए होगा, उसको 2 साल के लिए रोक देना चाहिए. कोई जरूरी नहीं है कि किसी तरह का दबाव इन पे चले, क्योंकि वो जो बंद पड़े हैं होटल और रेस्टोरेंट्स, और जहाँ एयरलाइंस की फ्लाइट्स नहीं चल रही, एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, उनसे किस तरह की भी वसूली, वो मैं कहूँगा दैट वुड बी अनफेयर. एक हमारे संग डॉक्टर नवनीत सक्सेना है, बड़े इम्पोर्टेंट किडनी स्पेशलिस्ट के नेफ्रोलॉजिस्ट. उनका क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट मेडिकल फैसिलिटीज टू इम्प्रूव
so that in future we can deal better and also attract foreign investment in India. आप हमेशा से हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मेडिकल के बारे में बात करते हैं जी. You see, we have to find a very clear balance between the public healthcare system and this model of insurance-dependent private healthcare system. In the event of pandemic crisis or disasters, it's the public healthcare system which has been the mainstay. This has historically been the experience of all bigger countries, or any country or society, and even now. I gave you the examples earlier. Even in our country, or in UK, or in America, look at the hospitals which have come to the fore. So we are not discrediting the private sector, but at the same time, the state cannot withdraw. Every country is a welfare state, and in poorer countries, in countries like India, with a large number of poor people in hundreds of millions, you have to continue investing in good public healthcare systems, and also which are these hospitals which are very well equipped, so that the doctors, the nurses, the healthcare workers also feel comfortable to work. So they have good salaries and support structures. This is what we must prioritize. Second, we have our strength in drugs or medicines. In generic medicines, India is a global leader. Even now, we have our pharmaceutical industry which is capable of responding to the challenge. We have scientific and industrial institutions, CSIR is there, ICMR. They are working round the clock, their laboratories for repurposed drugs and for the development of the vaccine. And India may surprise the world. I'm sure that some solutions to this corona pandemic will come out of India. Equally, it is important that we should also, when we are talking of repurposed drugs, we should also repurpose some of the factories. Where if you will have less cars that will be bought, or people will not have resources, or any such machinery, or any luxury equipment or item, they should be repurposed even temporarily to produce equipment which is useful for hospitals. I'm not talking of ventilator. I'm talking of good quality bed, hospital beds, ICU beds, the CPAP, the BiPAP to give oxygen, to the textile industry to be repurposed, some of the units and factories to make the PPEs for the doctors, the protective gear, the gloves, the masks. And we should not only be self-sufficient in our country, but also be in a position where we have huge industry in this sector, including the textile sector as a whole, or the engineering industry, that we can perhaps become a leading player in the world to supply this equipment. सही बात है. मैं इस पे जेके जादू जी को ले रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे. वो मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ फोन के ऊपर तो क्या पूछ रहे हैं. जादू जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे पहले. हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था. तब भंडारी साहब का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है सर, मैं उसके बारे में आपको पूछना चाह रहा हूँ. You rightly mentioned that providing liquidity is not stimulus. Sir, already huge liquidity of 9 lakh crore is lying in system. Banks and their executives are very susceptible to sanction and disbursement, whether with or without guarantee. How we come out of it? जादू जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे पास आ गया. आपको रिपीट करना पड़ेगा. मैं रिपीट करता हूँ सर. You rightly mentioned that providing liquidity is not stimulus. Sir, already huge liquidity of 9 lakh crore is lying in system. Bank and their executives are very susceptible to sanction and disbursement of whether with or without guarantee. How we come out of it? They are all in dilemma what to do. The banks already have a lot of money with them, liquidity with them, and how to give, who to give. I think that is what Bhandari Sahib is senior chartered accountant and one of the trustees of the trust is asking us. See,
see, one is there are two, three issues here. One is for the stressed NPA. Now, that moratorium has to be extended through the current financial year. So, stressed assets should not be categorized as NPAs until 1st of April 2021. That should be the first approach. Second thing is that about interest, even those factories, industries, enterprises which are viable, there should be a freeze of interest to begin with for 6 months. There should not be any interest, even for this lockdown period, but at least 6 months. Not that it is a moratorium and that after 6 months you end up paying the interest. No. Because other measures which I have seen are not adequate, which may, even if there is some relief, we appreciate that, but it is small for the income tax payees. But on the TDS and all, it is just, again, a liquidity step. It is just delaying. It means you'll pay 25% less, but when you file your return, you'll have to pay 100%. That 25% you will have to pay at that time. So these are liquidity measures and support measures are different. There has to be a system where the enterprises get some financial support towards the payment of wages, and also a complete deferment or a holiday when it comes to GST. When the factories are shut, where will they pay the taxes from? So these are the, I'll not say hard decisions, these would be the correct decisions which have to be made to kickstart the economy again. मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, आपने बहुत समय दिया हमको और इतने काफी पार्टिसिपेंट्स वेट करते रहे। शुरू की इनिशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत अच्छा सेशन था। सबकी खाली चिंता ये है कि अभी लॉकडाउन अगर लिफ्ट होता है और 1 करोड़ लोग इधर से उधर मूव करते हैं और उससे अगले 2 महीने में 2 लाख लोग खत्म हो जाते हैं, तो क्या फिर दोबारा लॉकडाउन? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, ये चुनौती तो पूरे विश्व के सामने है। जैसा अगर आप इंग्लैंड की आबादी देखें, इटली की या स्पेन की, भारत की तुलना में बहुत कम है, पर भारत से 10 गुना 15 गुना ज्यादा लोग बाहर हैं। अमेरिका में 80,000 से ज्यादा लोगों की ये दुखद बात है। हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी का 3% है, और ये नहीं कि जितने लोगों को होगा, कोई 80% लोगों को तो पता भी नहीं हुआ कि हुआ और चला गया। और मेरी ऐसी मान्यता है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हर हालत में कोई दवाई सामने होगी। कई दवाइयों पर काम चल रहा है, रीपर्पज ड्रग जो ऑलरेडी हैं, अलग अलग उसके लिए इस्तेमाल हुई, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जापान की वो फाविपिरावीर है, एक CSIR ने बनाई थी निमोनिया में सेप्सिस के लिए, उस पर ट्रायल चल रहा है पूरे देश में। एम्स दिल्ली, भोपाल, PGI चंडीगढ़ और बड़े अस्पतालों में, और बहुत सार्थक पाया जा रहा है। एक जस्ट वंस इंजेक्शन मेड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम W, तो विच इज इम्यूनिटी बूस्टर। सो तो साइंटिस्ट उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। और अमेरिका का जो आया है वो रेमडेसिविर। तो भारत में पहले जब ये वायरस है ना, कोरोना वायरस, तो पहले जो बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं, ट्यूबरक्लोसिस की लड़ाई आज तक जारी है, तो उसके लिए जिन लोगों को कहा जाता है, अब ये साइंटिस्ट बता पाएंगे कि भारत में नहीं, दक्षिण एशिया में और अफ्रीका में जहाँ BCG वैक्सीन लोगों को दी गई, हम सब लोगों को मिली, उनको उसका फायदा मिल रहा है इस संक्रमण के अंदर भी। उसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इससे निजात पाने के लिए भी जो वैक्सीन बनेगी, उसमें भारत का भूमिका अहम होगी। और जब वो सामने आ जाएगा कि आपके पास दवाई है, अभी एंटी जो वायरल है, वो HIV एड्स में सबसे बड़ा योगदान भारत का रहा है, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर रहा है। इवन इन कंट्रीज इन अफ्रीका, it was a moral and ethical issues in late 90s and early 21st century.
when the issue of patents came, when President Lula had broken the mock patent and given the compulsory license for the antiretrovirals production to Cipla, and that brought down the cost of treatment for HIV/AIDS from $1,500 per patient per year to less than $1 a day and later to 40 cents a day. मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये दवाई और वैक्सीन आएगी तब तक तो ये चुनौती को हमारे सामने भयंकर रूप में है, तो जब वो एक बार आ जाएगी तो आश्वस्त होना पड़ेगा। आज भी H1N1 है ना दुनिया में, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, ट्यूबरक्लोसिस भी है, पर उसमें लोग घबराए हुए नहीं है। इस वक्त एक आतंक का वातावरण हो गया था अभी तक पूरी दुनिया, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज सामने नहीं दिखता। जब ये पता लग जाएगा समाज को, देश को, सरकारों को, सब जनता को कि अगर कुछ होता भी है किसी को तो दवाई है, रोग का उपाय है, तो फिर इकोनॉमी दोबारा पुनः जीवित हो जाएगी। सही बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जेके जाजू जी कन्वीनर हैं, वो ऑफिशियली सबको थैंक्स देंगे। आप 2 घंटे और लाइन पे बने रहें। जाजू साहब, इस शानदार परिचर्चा के लिए मैं जैसे परिवार की ओर से हम सभी आपका आनंद जी धन्यवाद करते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन चैलेंज हम आपको देख नहीं पाए, परंतु हमें सुनने का मैं माफी चाहता हूँ, मैं दोबारा जूम पे कनेक्ट करता हूँ अगर नमस्कार करते मैं देखता हूँ। गौतम जूम पे लगाना अगर नमस्कार कर सकूंगा, अभी लगवाता हूँ, आप बात करते रहे मुझसे। अगर अभी एक साथ प्रयास करते हैं, अगर लग गया तो कोविड-19 का भारत अच्छा लगता है अगर मैं देख भी पाता था तो अभी टेक्नोलॉजी हमारा कनेक्शन इतना अच्छा है। आश्चर्य की बात है, दिल्ली में आप ल्यूटेंस की गली में बैठे हैं, वहां से कनेक्शन आपका खराब है, तो अब कैसे इंडिया चाइना से कंपेयर करेगा बताइए। मैं कह रहा हूँ कि हम सबके कनेक्शन सही है, यहाँ पे सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सबके कनेक्शन ठीक है, तो हमारे यहाँ का खराब हुआ होगा और ये कारण यही कह रहे हैं कि हमारे सबको तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली से कमजोर है उनका कनेक्शन। हाँ जी अब दिखा मुझे। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कोविड-19 का भारत व उसके बाद का भारत कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सुंदर परिचर्चा रही और हमको सुनने को मिला कि कैसा कैसा इस वक्त एनवायरनमेंट है और उसके अंदर क्या क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर हमको मिल सकता है, क्या क्या हमको मिल रहा है, और विदेशों के अंदर कोविड-19 का जो असर है और उससे भारत के अंदर जो असर है क्या डिफरेंस है। होटल इंडस्ट्रीज को आपने पूर्ण रूप से कवर अप किया, सभी के लिए आपका जागृति जेसीएफ परिवार तहे दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इन बिटवीन अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी जेसीएफ फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एंड वी आर सॉरी कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इनिशियली आपको आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रोग्राम्स रोज करते रहे, हम सब लोग तैयार हैं आपके लिए। आपको जान के खुशी होगी कि जेसीएफ की सीरीज के अंदर हम तुम 7 जो नेक्स्ट हमारे सीरीज के अंदर प्रोग्राम है वो आने वाले संडे को है शाम को 5 बजे, और उस दिन आपके साथ रूबरू होंगी हम सभी की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी विद ईशा देओल। और वेलकम I'm sure you'll be really happy to hear her and to see our dream girl Hema ji coming Sunday 17th at 5 p.m. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rajiv. Thanks to everyone. Thank you so much. राजू जी, धन्यवाद। Thank you so much, sir.